ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। एक ही कह सकता हूँ, हर एक समाज में कुछ गलत लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, बट कुछ गलत लोगों की वजह से पूरा का पूरा समाज के ऊपर ही उंगली उठ सकती है। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में उसके साथ दुष्कर्म हुआ उस लड़की के साथ, और दुष्कर्म करने के बाद उसको राजस्थान लेके चले गए। जब ये कहते हैं लेके जाते हैं, उसकी महिला की वीडियो बनाते हैं ये दुष्कर्म करते हुए, और उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर आपने अपनी ज़बान खोली तो हम आपकी ये वीडियोस रिलीज़ कर देंगे। सारा का सारे कहते हैं विटनेस स्टेटमेंट, सारी कंप्लेंट की कॉपी, सारे एविडेंसेस तो सामने वाले के पास कहाँ से आए? आरोपी के पास आ कैसे सकते हैं? सवाल ये है, जब जज ने दिया नहीं, आपके पास पहुँचा कैसे? तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये परिस्थिति ऐसी है कि बच्चे के पास नीट का कहते हैं पेपर 4 दिन पहले आ गया, और वो कहते हैं पेपर लेके जा रहा है कि मेरे को यही पेपर देना, इसी के पेपर बुक का मैं रट के आया हूँ। ये हो कैसे सकता है? ये इम्पॉसिबल है जब तक कोर्ट का स्टाफ का या तो मिली भगत ना हो, या फिर कोर्ट के स्टाफ के थ्रू पे तचोरी ना कराई गई। क्योंकि ये जो दस्तावेज़ हैं केवल 2 अफसरों के पास होते हैं, जो रीडर और एलमद होते हैं। अब 2 ही परिस्थितियों में उनसे निकल सकते हैं, एक कि उनके पीठ पीछे जाके चोरी हो गई हो। आज तक अगर चोरी होती तो सवाल ये आता है कि आप क्या कर रहे थे? आपने आज तक एक एफआईआर क्यों नहीं करी कि चोरी हुई? यतो धर्मस्थतो जया, ये स्लोगन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका तात्पर्य है धर्म ही विजय है। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आज आपके सामने एक ऐसे मामले का खुलासा दिल्ली क्राइम मोर्चा करने वाला है जो बेहद ही चौंकाने वाला है। अगर आपके पास कोई केस हो, आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आप प्रयास करेंगे पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ पर एफआईआर लिखाएं। अगर पुलिस वाले आपकी नहीं सुनते तो आप अपने स्थानीय न्यायालय में जाने का प्रयास करते हैं, मजिस्ट्रेट के माध्यम से केस करने का प्रयास करते हैं। 2021 में एक मामला सामने आता है जहाँ पर राजस्थान के पुलिस के कुछ कांस्टेबल अधिकारी आते हैं और एक महिला को बेगमपुर थाने से उठाकर ले जाते हैं। वो किसी और महिला को उठाने के लिए इधर किसी और महिला को उठाकर लेकर चले जाते हैं। वहां पर बात ये निकल कर आती है कि जब वो महिला को उठाया गया, पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, नाजायज संबंध बनाए गए, जबरदस्ती संबंध बनाए गए। उसके बाद उसको राजस्थान ले जाया जाता है और वहां पर थाने के अंदर बंद कर दिया जाता है झूठे आरोप लगाकर। महिला को डराया धमकाया जाता है कि अगर आपने अपनी जबान खोली और आपने ये बात बोली कि आपके साथ शारीरिक जबरदस्ती हुई है, हम आपके पूरे परिवार को तबाह कर देंगे, झूठे कानून में फंसाकर, झूठे केसों में फंसाकर आपके पूरे परिवार को जेल के अंदर डाल देंगे। इस तरह की बात सामने आती है। उसके बाद हमारे साथ जो अभी अधिवक्ता जी मौजूद हैं, मैं उनका परिचय करवाऊंगा आपको। पहले उनके पास एक केस आता है, ये केस आता है 2021-22 के अंतर्गत, और इनको जब सूचना मिलती है तो उसमें बात निकल कर ये आती है कि जो महिला के जिस तरह की घटना घटित हुई, और अभी आखिरकार ये मामला चर्चा में क्यों है? अभी ये मामला चर्चा में ये है क्योंकि रोहिणी के अंदर, रोहिणी कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था, और रोहिणी कोर्ट में जज से पहले जो आरोपी हैं, जो पुलिसकर्मी आरोपी हैं, उनके पास वो पेपर पहुंच जाते हैं। आप सोचिए, कोर्ट के नाक के नीचे जिसको आम भारतीय न्यायालय पर सर्वाधिक विश्वास करता है, हमारे देश के समाज के अंदर ये नारा चलता है, न्याय के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। जहां पर इस तरह की बातें चलते हो और उस देश के अंदर कोर्ट के अंदर से सबूत लीक हो जाते हैं, तो आखिरकार ये क्या मामला है? पूरा मामला हम अधिवक्ता अभिजीत मिश्रा जी मौजूद हैं जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं। सर, पूरा मामला क्या था, आप जरा शुरू से हमें बताइए, और कैसे कैसे ये केस आपके पास आया? 28 जुलाई 2021 में राजस्थान पुलिस के कुछ कर्मी दिल्ली आते हैं, इस महिला के घर में आके उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो उनका थाना लगता था बेगमपुर थाना, बेगमपुर थाने को कोई अंदाज़ा नहीं है कि कोई अरेस्ट हुआ, कोई एमएलसी हुई, कोई मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। कानून क्या कहता है इसको लेकर सर? कानून कहता है अगर कोई भी बाहर की पुलिस आती है, यानी किसी और प्रदेश की पुलिस दिल्ली में आती है और वो अरेस्ट करती है, तो सबसे पहले अरेस्ट मेमो, मेडिकल और ट्रांजिट रिमांड पेपर, और कहते हैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश होके आपको ट्रांजिट सर्टिफिकेट मिलता है। जी सर। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कुछ नहीं करा।
ना कहते हैं बेगमपुर पुलिस थाने को तो कुछ अंदाज़ा तक नहीं है कि कोई ट्रांजिट रिमांड भी मिली है, कोई एमएलसी हुई है, कोई अरेस्ट हुआ है, उसको कोई अंदाज़ा नहीं है। और मजिस्ट्रेट के सामने कभी उस लड़की को पेश ही नहीं करा गया और सीधा यहाँ से उसको कहते हैं राजस्थान ले जाने के नाम पे लेके गए। और गैंग रेप राजस्थान में हुआ कि दिल्ली के अंदर हुआ? दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में उसके साथ दुष्कर्म हुआ उस लड़की के साथ, और दुष्कर्म करने के बाद उसको राजस्थान लेके चले गए, जिसके अंदर ये सारे के सारे राजस्थान पुलिस के कर्मचारी थे? जी, ये सारे के सारे राजस्थान पुलिस के कर्मचारी थे और उनके साथ एक और दो और भी लोग थे जो पुलिस कर्मचारी नहीं थे बट राजस्थान के ही लोग थे। सो जब ये कहते हैं लेके जाते हैं, उसकी महिला की वीडियो बनाते हैं ये दुष्कर्म करते हुए और उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर आपने अपनी ज़बान खोली तो हम आपकी ये वीडियोस रिलीज़ कर देंगे। और ये भी यहाँ से उनका मन नहीं भर रहा तो उस लड़की को लगातार हरास करते हैं कि माँ बाप की कहते हैं भाई को फंसा देंगे झूठे एनडीपीएस केस में, आपको बर्बाद कर देंगे। लड़की 4-5 महीने बाद कहते हैं जब दिल्ली आती है तो दिल्ली आके हमारे पास बैठती है, बात बताती है, तो हमारा तो कानून पर से विश्वास ही उठ जाता है कि दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी। हम लोगों ने एफआईआर ना करते हुए हम लोगों ने डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को 200 सीआरपीसी के अंदर कंप्लेंट करी, जिसके अंदर हमने अपनी कंप्लेंट, विटनेस स्टेटमेंट्स वगैरह सब करे। जनवरी 2022 से लेके कहते हैं मार्च 2024 तक ये प्रक्रिया चली, जिसके अंदर 30 मार्च 2024 को माननीय अदालत श्री आयुष शर्मा जी की उन्होंने बिल्कुल पाया कि प्राइमा फेसी केस बन चुका है इन आरोपियों के खिलाफ, जिसके अंदर गैंग रेप का और उसके अलावा कोई और कहता ऑफेंसेस का उन्होंने संज्ञान लिया और उनके ऊपर प्रोसेस और नोटिस इशू करा। इन लोगों के ऊपर समन्स जब इशू हुए तब कहते हैं क्रिमिनल रिवीजन इन लोगों ने फाइल करी माननीय अदालत श्री राजेंद्र कुमार जी की। राजेंद्र कुमार जी की अदालत ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया हमारे पीठ पीछे। जब हमारे पास कागज़ आए कि इनके नहीं, अभी जो आप बता रहे हैं, जो जिस तरह से केस चला, कोर्ट ने ये माना कि ये आरोप बिल्कुल सही हैं और केस चलना चाहिए, ये बात सामने आ गई, ट्रायल चलनी चाहिए। जब ये ट्रायल चल रहे थे तो अभी जो आप बता रहे हो कि रोहिणी कोर्ट से पेपर पहले चले जाते हैं, जो आरोपी हैं उनके पास पेपर चले जाते हैं और वो अपनी जमानत ले लेते हैं, इसमें क्या हुआ है? कहते हैं जब 204 सीआरपीसी में माननीय अदालत श्री आयुष शर्मा जी की कोर्ट ने इनके ऊपर संज्ञान लेते हुए इनको समन्स इशू करे, तो जब इनको बुलाया जाता है तो ये लोग पेश नहीं होते, एग्जाम्पशन फाइल करते हैं और पीछे से इनके पास कहाँ से इन लोगों ने डॉक्यूमेंट कहते हैं अरेंज कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में कंप्लेंट की कॉपी, सारे एविडेंसेस और विटनेस स्टेटमेंट होते हैं। ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सारे के सारे विटनेस स्टेटमेंट, कंप्लेंट की कॉपी, हर चीज़ जो डायरेक्ट कंप्लेंट केस में फाइल होते हैं वो 208 सीआरपीसी के कंप्लायंस के थ्रू ही केवल मिल सकते हैं आरोपी को, यानी कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो ही केवल देंगे आरोपी को और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई एलमद नहीं दे सकता, कोई रीडर नहीं दे सकता, कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं फाइल होती, कुछ नहीं होता। यहाँ पर किसने दिए उनको पेपर? ये सवाल तो अभी कहते हैं खुद जज साहब पूछ रहे हैं कि आप तक ये पहुँचे तो पहुँचे कहाँ से। तो 27 अगस्त 2024 को माननीय अदालत श्री राजेंद्र कुमार जी की हमारी क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन के अंदर उन्होंने नोटिस जारी करे इन कहते हैं पुलिस कर्मियों पे, और इसके अलावा उन्होंने नोटिस जारी करा अहमद और रीडर कोर्ट नंबर 113 के जो श्री कहते हैं अपूर्व भारद्वाज जी माननीय कहते जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के, उन तक को। क्योंकि ये जो दस्तावेज़ हैं केवल 2 अफसरों के पास होते हैं जो रीडर और अहमद होते हैं। अब 2 ही परिस्थितियों में उनसे निकल सकते हैं, ए कि उनके पीठ पीछे जाके चोरी हो गई हो। आज तक अगर चोरी होती तो सवाल ये आता है कि आप क्या कर रहे थे, आपने आज तक एक एफआईआर क्यों नहीं करी कि चोरी हुई। दूसरा करप्शन। 2 ही रास्ते हो सकते हैं। अगर चोरी हुई और आपको पता ही नहीं है कि आपके ऑफिस में चोरी हो चुकी है, वो भी कोर्ट के दफ्तर में चोरी हो चुकी है, तो या तो आप मतलब आप कह रहे हैं कि जजमेंटी चोरी हो गया क्या? ऐसे ही है कुछ? सारा का सारे कहते हैं विटनेस स्टेटमेंट, सारी कंप्लेंट की कॉपी, सारे एविडेंसेस तो सामने वाले के पास कहाँ से आए? आरोपी के पास आ कैसे सकते हैं? सवाल ये है। जब जज ने दिया नहीं, आपके पास पहुंचा कैसे? तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये परिस्थिति ऐसी है कि बच्चे के पास नीट का कहते हैं पेपर 4 दिन पहले आ गया और वो कहते हैं पेपर लेके जा रहा है कि मेरे को यही पेपर देना, इसी के पेपर बुक का मैं रट के आया हूँ। ये हो कैसे सकता है? ये इम्पॉसिबल है जब तक कोर्ट का स्टाफ
का या तो मिली भगत ना हो या फिर कोर्ट के स्टाफ के थ्रू कचोरी ना कराई गई हो। जब जज साहब के पास वो आरोपी ये लेकर डॉक्यूमेंट पहुंचे, तो जज साहब को थोड़ा वो शक नहीं हुआ क्या कि आपने किस बिहाफ पे डॉक्यूमेंट लिया है? अभी तो आपके लिए आदेश आया ही नहीं है किसी तरह का। अ, ये कहते हैं इस बात के ऊपर कहते हैं अगली तारीख को कहते हैं आर्ग्यूमेंट रखे हैं माननीय राजेंद्र कुमार जी की अदालत ने कि उनके पास आए तो आए कहाँ से। इसके जी। ऊपर ऑलरेडी कहते हैं माननीय अदालत ने संज्ञान ले लिया है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया है इन सब के ऊपर, इंक्लूडिंग कहते हैं अहमद और रीडर जो कहते हैं 113 नंबर कोर्ट के हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट लीक ना होते, जज साहब जब तक आदेश पारित नहीं करते उससे पहले लीक ना होते, तो आरोपियों को क्या सजा मिल सकती थी? 209 सीआरपीसी में जो कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको ये सारे के सारे आरोपियों को जेल करना ही पड़ता। तो ये जेल से बचने के ये रास्ता उन्होंने निकाला कि हम लोग कानूनी कागजात ही चुरा लेते हैं और जाके कहते हैं पीछे से स्टे ले आते हैं। तो ये हमारे पीठ पीछे लिया गया है हमारे को बिना बताए, और ये एक्स पार्टे जो कहते हैं स्टे मिला है ये गैर कानूनी है। और गैर कानूनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये चोरी के कागजात से हुआ है। आपके पास ये मिले कैसे, ये सवाल सबसे बड़ा था। तो माननीय राजेंद्र कुमार जी की अदालत ने यही सवाल उन लोगों से पूछा है कि आपके पास आए तो आए कहाँ से। जी। अभी जिस तरह से ये मामला सामने आया, प्रकाश में आया, आपने इसका खुलासा भी किया, अब लगातार बातें चल रही हैं, आपको क्या लगता है इतनी मतलब न्याय व्यवस्था भी अब खराब होती जा रही है क्या? न्याय व्यवस्था के अंदर भी ऐसे लोग घुस चुके हैं जो कहीं ना कहीं इतने संगीन आरोप के डॉक्यूमेंट आरोपियों को पहले दे रहे हैं? किस तरह आम जनता विश्वास करे न्यायालयों पर भी? बड़ा सवाल है ये सर। देखिए, मैं एक ही कह सकता हूँ, हर एक समाज में कुछ गलत लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, बट कुछ गलत लोगों की वजह से पूरा का पूरा समाज के ऊपर ही उंगली उठ सकती है। ये जो घटना हुई है इससे पूरे के पूरे कानूनी प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल हो चुका है कि जो दस्तावेज़ सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है अपनी जजमेंट में, निपुण सक्सेना की, ये सील्ड एनवलप में, सील्ड कवर में होने चाहिए ये सारे दस्तावेज़। ये दस्तावेज़ इन लोगों के पास पहुँचे तो पहुँचे कैसे? इस सवाल का तो जवाब केवल रीडर और अहमद और कहते कोर्ट ही दे सकती है कि उनके पास पहुँचे कैसे। और जो लोग कोर्ट तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो आरोपी कोर्ट को ही चला सकते हैं, तो एक आम इंसान तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। ये पुलिसकर्मी अगर दिल्ली में आते हैं, बिना किसी को बताए लड़की को ले जाते हैं, दिल्ली में आते हैं, कानून के कहते हैं दस्तावेज उठा के ले जाते हैं और इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। आप सर एक बार उन आरोपियों के नाम बताने चाहेंगे जो दिल्ली राजस्थान पुलिस के जो अधिकारी हैं, कांस्टेबल हैं, इंस्पेक्टर हैं, क्या नाम है सर उनके? पवन कुमार, सुदेश, वेद प्रकाश और यशवंत कुमार, ये उन लोगों के नाम हैं। इसके अलावा रीडर और अहमद कोर्ट नंबर 113 माननीय अदालत जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री अपूर्व भारद्वाज जी की, उनकी कोर्ट के रीडर और अहमद के ऊपर भी कहते हैं सम्मन्स इशू हुए हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, कि उनके पास वो दस्तावेज पहुंचे तो पहुंचे कैसे। जी। तो आपने दर्शकों देखा कि किस तरीके से सर ने बताया कि कैसे ये केस चला। मैं आपको एक अंतिम बात में समरी देना चाहूँगा कि पहले तो पीड़िता के साथ गैंग रेप होता है, उसके बाद जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं उसको धमकाने का प्रयास करते हैं। किसी तरीके से वो महिला जो है केस रजिस्टर्ड करवा पाती है मजिस्ट्रेट के सामने, अपने आप को सबूत साक्ष्य पेश करने के माध्यम से ये बात बता पाती है कि उसके साथ इस तरह का गलत काम हुआ है। उसके बाद फिर कार्रवाई होती है और जब कार्रवाई अंजाम पर पहुंचने को होती है, उनको सजा ऐलान होने का होता है, उसके ठीक पहले कोर्ट के नाक के नीचे से डॉक्यूमेंट उड़ा लिए जाते हैं, जिससे कि उनको एक कड़ी सजा मिल सकती थी और तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे होते उन्होंने वो डॉक्यूमेंट चुरा लिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में किस तरह अंदर घुस चुका है, लगातार सिस्टम को खोखला करता हुआ जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस गैंगरेप जैसी घटना को एक निचली स्तर की घटना साबित करके पीड़िता को इंसाफ ना देना, उसको और मेंटली टॉर्चर करना, अब पहले ही 4 साल बीत चुके हैं, और इस मामले को और आगे बढ़ाना। जैसे कि सर ने बताया कि अगर वो पेपर लीक ना होते, अगर वो पेपर पहले आरोपी के पास ना पहुंचते, तो वो लोग जमानत नहीं ले पाते और आज वो तिहाड़ जेल के पीछे होते। दिल्ली क्राइम मोर्चा ऐसे सभी क्राइमों को उजागर करता रहेगा जो एक गरीब को सताने का प्रयास करते हैं, और जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि लोगों को, गरीब आदमी को न्याय ना मिल पाए,
किसी तरीके से उनके न्याय के अधिकार को, उनके मौलिक अधिकार को छीना जाए। आपके आसपास भी कहीं कोई ऐसी घटना हो, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं अपने साथी बलराम के साथ विजय ठाकुर। धन्यवाद।